हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवाल भित्तियों के बारे में कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है। मरे व डेली के अनुसार उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित प्रतिपादित किए। इन सभी चीज़ों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह बीए फर्स्ट ईयर के साथ साथ एमए के विद्यार्थियों एवं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बीए फर्स्ट ईयर में यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, अर्थात लगभग 15 अंकों का प्रश्न यहाँ से आपके आता है, जिसमें आपसे प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित आवश्यक दशाएं या फिर मरे और डेली के अनुसार प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति पूछ ली जाती है, जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे अर्थात कोरल फोलिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो प्रवाल है वो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो विकास की अवस्थाएं लगभग उसी वातावरण में अच्छी तरह से विकसित हो पाती है। आगे देखते हैं प्रवाल भित्ति क्या होती है। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रिफ्स क्या होती है, तो देखिए, एक स्थान पर असंख्य प्रवाल अर्थात मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने की खोल बनाते हैं। जब मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा यानी कि प्रवाल अपनी खोल बनाने लग जाता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे पर्याप्त गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। प्रवाल जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता है, अतः प्रवाल भित्ति हमेशा या तो सागर तल के नीचे या सागर तल तक ही पाई जाती है। प्रवाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात कुल मिलाकर लगभग 10 लाख प्रवालों की प्रजातियां पाई जाती है। इसी कारण इन्हें यानी कि प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन या महासागरीय वर्षावनों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब तक केवल 10% जो प्रवालों की प्रजातियां हैं उन्हीं का ही अध्ययन संभव हो पाया है, क्योंकि इनकी लगभग 10 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से अब तक केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया गया है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। जंतु प्रवाल अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है, जिसे जुक्सान्थलाई एल्गी कहते हैं। दोस्तों, यह एक प्रकार का शैवाल होता है जिसे जुक्सान्थलाई एल्गी कहते हैं। यह एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी शैवाल पौधे होते हैं जो प्रवालों, लेकिन जीवित प्रवालों के शरीर के बाहरी भागों में रहते हैं। इन्हें जुक्सान्थलाई एल्गी कहते हैं। अब देखते हैं प्रवाल विरंजन क्या है, क्योंकि अगर हम प्रवाल भित्तियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रवाल विरंजन को जानना भी महत्वपूर्ण है कि
प्रवाल विरंजन होता क्या है? तो देखते हैं प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल के शरीर के बाहरी तंतुओं में स्थित शैवाल प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाती है, जिससे ये अपना विकास करती है, तथा जिस प्रवाल के शरीर में यह निवास करती है उसके संपूर्ण भोजन मांग के 60% भाग की आपूर्ति करती है। प्रवाल शेष 40% आहार की पूर्ति मुंह के टेंटिकल्स द्वारा छोटे छोटे जंतु प्लैंकटन का शिकार करके करते हैं। जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप प्रवालों को आहार नहीं मिल पाता तथा वे मर जाते हैं, क्योंकि जो 60% भोजन है प्रवालों का वो शैवालों के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, तो जब ये प्रवाल यानी कि जब सागर का तापमान बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ने के कारण जो प्रवाल है वो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं या निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप प्रवालों को आहार नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिल पाता, इस कारण प्रवाल मर जाते हैं। शैवालों के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं, यानी कि इस कंडीशन में प्रवाल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि शैवाल जो कि हरे प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं, तो जब शैवाल इन प्रवालों के शरीर से अलग हो जाते हैं या निष्कासित हो जाते हैं तो प्रवालों का जो रंग है वह श्वेत हो जाता है। इसे प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवालों के विकास की दशाएं या प्रवाल भित्तियों के विकास की दशाएं, अर्थात किन किन दशाओं में प्रवालों का विकास हो सकता है या प्रवालों के विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती है जिनसे प्रवालों का विकास अच्छे से होता है या फिर प्रवालों का विकास प्रभावित होता है। तो देखते हैं। पहला, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए अधिक तापमान अर्थात लगभग 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। प्रवाल न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडे जल में पनप पाते हैं, अर्थात प्रवाल न तो अत्यधिक गर्म जल और न ही अत्यधिक ठंडे जल को सहन कर पाते हैं। अत्यधिक गर्म जल में यह जीवित नहीं रह पाते और न ही अत्यधिक ठंडे जल में ये जीवित रह पाते हैं। इसलिए प्रवालों की उत्पत्ति के लिए अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि लगभग औसत तापमान इतना तो रहना आवश्यक है। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं। 200 से 250 फीट यानी कि 60 से 77 मीटर से अधिक गहराई पर प्रवाल मर जाते हैं, क्योंकि इससे अधिक गहराई पर एक तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और प्रवालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अतः प्रवाल कम गहराई पर ही पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके, क्योंकि जो जुक्सानथलाई एल्गी है वह एक प्रकार का शैवाल है और शैवाल पादप होते हैं और पादपों को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए जो प्रवाल है वो कम गहराई तक पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए वहाँ पर प्रवालों का विकास संभव नहीं है और वहाँ पर अधिक गहराई में ऑक्सीजन भी प्रवालों को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती। अतः कम गहराई वाले भागों में ही प्रवालों का विकास पॉसिबल है, संभव है। तीसरा देखते हैं, तीसरी दशा क्या क्या है। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल
होना चाहिए, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। देखिए, अगर जल में अवसादों की मात्रा अधिक होती है तो अवसादों की अत्यधिक मात्रा के कारण प्रवाल का जो मुख है वो बंद हो जाता है और प्रवाल मर जाते हैं। जिन जगहों पर अवसाद का जल के साथ नियमित रूप से मिश्रण होता रहता है वहाँ पर प्रवालों का विकास हो सकता है, परंतु जहाँ पर अचानक अवसाद लाया जाता है और जल गंदा हो जाता है वहाँ प्रवाल मर जाते हैं। अर्थात एक कंडीशन ये भी है कि जिन जगहों पर अवसाद जो है वो जल के साथ अगर नियमित रूप से मिलता रहता है, मिश्रण होता रहता है, तो वहाँ पर प्रवालों का विकास हो सकता है। परंतु जहाँ पर अचानक बहुत सारा अवसाद लाया जाता हो तो उसके कारण वहाँ का जल गंदा हो जाता है और अत्यधिक गंदे जल के कारण, अत्यधिक अवसादों के कारण प्रवाल मर जाते हैं। चौथी कंडीशन देखते हैं, पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवालों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पूर्ण स्वच्छ जल में पोषक तत्वों की कमी होती है। हाँ, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वच्छ जल में अवसाद जो कि प्रवालों का मुख्य भोजन रहता है उसकी कमी होने के कारण, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण प्रवालों का विकास इसमें नहीं हो पाता। इसलिए पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवालों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पूर्ण स्वच्छ जल में पोषक तत्वों की कमी होती है। यही कारण है कि नदियों के मुहानों के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं। हाँ, पांचवी कंडीशन है, अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि चूने क्योंकि इस जल में चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि चूना प्रवाल का मुख्य भोजन होता है। अतः प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27% प्रति हजार से 30% प्रति हजार होनी आवश्यक है। अगली कंडीशन देखते हैं, सागरीय तरंगे तथा धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है। क्यों लाभदायक होती है? क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। हाँ, क्योंकि जो सागरीय तरंगे हैं वो अपने साथ कई प्रकार के पादप समुदायों को, पादपों को, है ना, कुछ पोषक तत्वों को अपने साथ बहाकर लेकर आती है, जो कि प्रवालों का मुख्य भोजन होता है। लेकिन बंद सागरों में इसी कारण कम प्रवाल पाए जाते हैं, क्योंकि बंद सागरों में जो सागरीय तरंगे हैं, सागरीय धाराएं हैं, उनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन नहीं लाया जाता। अतः बंद सागरों में इसी कारण कम प्रवाल पाए जाते हैं। लेंगुन में भी प्रवाल जीवित नहीं मिलते, क्योंकि लेंगुन में भी सागरीय तरंगे या धाराएं नहीं पहुंच पाती और इनके नहीं पहुंच पाने के कारण वहां पर भी प्रवालों को पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता। तरंगे तथा धाराएं प्रवाल भित्तियों के आकार निर्धारण में भी सहयोग करती है। इनके द्वारा गोलाकार प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, जबकि गतिहीन सागरीय भागों में प्रवाल भित्तियों का आकार बाहर की ओर निकली लंबी लंबी शाखाओं के रूप में होता है। अगली कंडीशन देखते हैं, सातवीं कंडीशन क्या है? प्रवालों के विकास के लिए अंतः सागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा यानी कि अपनी कॉलोनीज यानी कि घोंसला या घर बनाते हैं। इन अंतः सागरीय चबूतरों की स्थिति सागर तल से ऊपर 50 फेदम अर्थात 300 फीट तक होनी चाहिए। प्रवाल ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा यह विकास तब स्थगित यानी कि रुक जाता है या स्थगित होता है जब प्रवाल सागर तल के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि सागर तल के ऊपर होने से प्रवालों को भोजन नहीं मिलता, अतः वहाँ उसके सागर तल के ऊपर प्रवालों का विकास नहीं होता। दोस्तों, ये तो थी कुछ विशेष दशाएं जिनके तहत प्रवाल विकसित होते हैं या प्रवालों का विकास होता है या प्रवालों की उत्पत्ति होती है। अब कुछ ऐसे कारण भी है जिनके द्वारा
प्रवालों का विनाश होता है। तो इन प्रवालों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारकों को भी जान लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा प्रवालों का विनाश होता है। देखते हैं। मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों जैसे नगरीकरण, औद्योगिक विकास, वन विनाश आदि द्वारा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसका प्रवालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रवाल जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन तथा समायोजन नहीं कर पाने के कारण मर जाते हैं। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से अब तक 10% से भी अधिक प्रवाल मर चुके हैं, जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है। और अगर प्रवालों के मरने की यही दर रही तो सागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र है या सागरीय आहार श्रृंखला है वो प्रभावित होगी। प्रवालों के नष्ट होने की स्थिति में सागरीय आहार श्रृंखला बाधित हो जाएगी तथा सागरीय जीवों का विनाश हो जाएगा। तो देखिए प्रवालों के विनाश का कितना बड़ा दुष्प्रभाव सागरीय आहार श्रृंखला पर हो सकता है। आगे देखते हैं। सागरीय तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन, जो कि हमने पहले भी देखा था कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। सागरीय तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों एक बार फिर देखिए इसको, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। देखिए प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिस कारण प्रवाल मर जाते हैं। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवाल जो प्रवालों के शरीर में वास करते हैं, प्रवालों के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण प्रवालों को आहार नहीं मिल पाने से प्रवाल मर जाते हैं तथा उनका रंग श्वेत हो जाता है। इसे विरंजन कहते हैं। शैवालों जो कि एक प्रकार का पादप है, शैवालों का रंग हरा रंग ही प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। शैवाल का श्वेत रंग विरंजन, श्वेत रंग को विरंजन बोलेंगे यहाँ पर। शैवाल का श्वेत रंग हो जाने के कारण या शैवाल का विरंजन हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग होने की कंडीशन में ही हो पाता है। और शैवाल का श्वेत रंग हो जाने के कारण या विरंजन हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिस कारण शैवाल जो प्रवालों को आहार यानी कि भोजन प्रदान करते हैं वे समाप्त हो जाते हैं और भोजन के अभाव में प्रवाल मर जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रवाल विरंजन कितनी खतरनाक कंडीशन है प्रवालों के लिए। प्रवाल विरंजन के कारण प्रवाल समाप्त हो जाते हैं, प्रवाल नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। प्रवाल विरंजन से संबंधित कुछ मुख्य घटनाएं देखिए। जब महासागरीय जल का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो प्रवाल विरंजन प्रारंभ हो जाता है। 1998 में हिंद महासागर का तापमान औसत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो गया था, जिस कारण भयंकर प्रवाल विरंजन हुआ। एल नीनो घटना को भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण बतलाया गया है। 1997-98 में एल नीनो का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था, जिस कारण प्रवालों का विरंजन बड़े पैमाने पर हो गया। तो दोस्तों जो सागरीय जल का तापमान है अगर वो सामान्य से अधिक होता है या उसमें बढ़ोतरी होती है तो उस कंडीशन में प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया गंभीर रूप से सक्रिय हो जाती है और प्रवालों का बड़े स्तर पर विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भूमंडलीय तापमान है उस भूमंडलीय तापमान के कारण महासागरों के तापमान में वृद्धि होती है और महासागरों के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों का विरंजन हो जाता है। इस कारण प्रवालों का विनाश
होता है। तीसरी कंडीशन में देखिए, महासागरीय जल में किए जा रहे प्रदूषण से भी प्रवाल मर रहे हैं। जैसे स्थलीय भागों से अत्यधिक मात्रा में अवसादों का सागरों में पहुंचना, औद्योगिक क्षेत्रों के कचरे एवं अपशिष्ट जल, नगरों से निकले कचरे तथा मलजल का सागरों में विसर्जन, आवश्यकता से अधिक मछलियों का पकड़ना, सागरीय वनों का सफाया करना तथा निम्नतर क्षेत्रों का भराव, प्रवाल सेलों का खनन, प्रवालों की दुर्लभ प्रजातियों का संग्रह किया जाना आदि प्रवालों की मृत्यु के कारण बनते जा रहे हैं। वर्तमान समय में विश्व के 58% प्रवाल संकटापन्न स्थिति में है। यह डाउन टू अर्थ जो कि एक रिपोर्ट है 99 की, उसके अकॉर्डिंग का डाटा है कि वर्तमान में विश्व के 58% प्रवाल संकटग्रस्त कंडीशन में है। तो दोस्तों, ये तो था प्रवाल भित्तियों का सामान्य परिचय, अर्थात प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, प्रवाल विरंजन क्या होता है और प्रवालों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है और किन कारणों से प्रवालों का विनाश होता है या प्रवाल विरंजन होता है। अब जानते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार, यानी कि प्रवाल भित्तियों के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी प्रवाल भित्तियाँ होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। महासागरों में मिलने वाली प्रवाल भित्तियों को आकृति के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहली तो है तटीय प्रवाल भित्ति जो कि तट के समीप विकसित होती है। दूसरी है अवरोधक प्रवाल भित्ति जो कि तट के समानांतर विकसित होती है परंतु तट से दूर विकसित होती है। और तीसरी जो है एटोल, यह किसी द्वीप के चारों ओर विकसित होती है। दोस्तों, स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को 2 वर्गों में रखा जाता है। एक तो उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ और दूसरी है सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियाँ। यहाँ मुख्य रूप से आकृति के आधार पर प्रवाल भित्तियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इन्हीं प्रवाल भित्तियों का अध्ययन एग्जाम में पूछा जाता है और मुख्य रूप से यही मुख्य प्रवाल भित्तियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति क्या होती है, यानी कि फ्रिंगिंग रीफ्स क्या होती है। तो देखते हैं इसमें महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। दोबारा देखना, महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, तट, तटीय प्रवाल भित्ति, यानी कि ऐसी प्रवाल भित्ति जो कि तट के समीप विकसित हो उसे तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इसका सागर की ओर वाला भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थल की ओर वाला भाग मंद ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह असमान तथा उबड़-खाबड़ होती है। ये प्रवाल भित्तियाँ स्थलीय भाग से सटी रहती है, परंतु कभी-कभी इनके यानी कि भित्ति तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी छोटी लैंगून का निर्माण हो जाता है, जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। यानी कि जो भित्ति है और जो स्थल भाग है, अगर उन दोनों के बीच में थोड़ा अंतराल है, गैप है, तो उस कंडीशन में उनके बीच एक छोटी लैंगून का निर्माण हो जाता है, जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। ये प्रवाल भित्तियाँ कम चौड़ी तथा संकरी होती है। जहाँ कहीं भी नदी सागर में गिरती है वहाँ तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर प्रवाल भित्तियाँ नहीं होती, क्योंकि सागरीय जल के नदी के जल के कारण वहाँ प्रवाल भित्तियों का जो
क्रम है, जो कंटिन्यूटी है, वो भंग हो जाती है। तटीय प्रवाल भित्तियाँ सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा तथा मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी तटीय प्रवाल भित्तियाँ। इससे संबंधित चित्र भी देख लीजिए आप। ये तटीय प्रवाल भित्ति का चित्र है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रवाल भित्ति का निर्माण है वो जो तटीय भाग है, महाद्वीपीय तटीय भाग है, उसके सहारे हो रहा है। तो इस चित्र को भी आप ड्रॉ कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रवाल भित्ति अवरोधक प्रवाल भित्ति, यानी कि बैरियर रीफ। बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, ठीक है, और अवरोधक का मतलब किसी के समानांतर या किसी स्थलीय भाग को अवरुद्ध करने वाली या जलीय भाग को अवरुद्ध करने वाली। तो देखते हैं अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, बैरियर रीफ्स क्या होती है। सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित वृत्ताकार यानी कि विशाल आकार की प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित वृत्ताकार यानी कि विशाल आकार की जो प्रवाल भित्ति है उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। यह सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों से लंबी, विस्तृत तथा चौड़ी तथा ऊंची होती है। इनका ढाल 45 डिग्री तक होता है, परंतु कुछ कुछ ढाल 15 डिग्री से 25 डिग्री तक ही होता है। सागर तट तथा अवरोधक प्रवाल भित्तियों के बीच विशाल किंतु छिछली का मतलब होता है कम गहरी लेगुन का निर्माण हो जाता है। अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ लगातार अविच्छिन्न का मतलब होता है बिना टूटी हुई, यानी कि कंटिन्यू रूप में नहीं मिलती है, बल्कि जगह जगह पर यह टूटी होती है, जिस कारण लेगुन का संबंध खुले सागर से बना रहता है। इन अंतरालों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं, जिनसे होकर जलयान भी आ जाते हैं। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति जो कि काफ़ी फेमस है, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील अर्थात 1920 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है। जगह जगह पर यह भित्ति टूटी हुई है, जिस कारण लेगुन का संबंध खुले प्रशांत महासागर से हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ये वाली भित्ति स्थित है और मुख्य रूप से यह विश्व की सबसे विशाल या सबसे प्रमुख बैरियर रीफ है। अवरोधक प्रवाल भित्ति का चित्र देखिए, किस तरह से अवरोधक प्रवाल भित्ति निर्मित होती है। ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का चित्र है, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए आप। तीसरा जो प्रमुख प्रकार है प्रवाल भित्ति का वह है एटोल। तो देखते हैं एटोल प्रवाल भित्ति कैसी होती है। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। ध्यान रखना इसका आकार कैसा होता है, या तो घोड़े की नाल या फिर मुद्रिका, दोनों ही सेम है वैसे तो, ठीक है। उस वाले आकार की प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई न कोई भाग खुला अवश्य रहता है। इसके बीच में लेगून होती है, जिसकी गहराई 40 से 70 फैदम तक होती है। ऊपरी सतह पर
ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से एटोल 3 प्रकार के होते हैं। वे एटोल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता है, केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणियाँ पाई जाती है। दूसरा, वे एटोल जिनके मध्य में द्वीप पाया जाता है। और तीसरा, वे एटोल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं रहता, परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है। इन्हें एटोल द्वीप या प्रवाल द्वीप कहा जाता है। दोस्तों, एटोल एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिकता से पाए जाते हैं। एटोल का एक प्रसिद्ध उदाहरण है पुनापुटी, जो कि एक प्रसिद्ध एटोल है। यह तुवालू देश, जो कि ओशिनिया में स्थित है, में एक प्रमुख प्रसिद्ध एटोल है। दोस्तों, एटोल का चित्र इस तरह का बनता है, अर्थात इसके बीच में एक विस्तृत लेगून का निर्माण होता है, जो कि मुख्य रूप से लेगून तो नहीं होता, क्योंकि लेगून एक छिछला सागर होता है, जबकि एटोल में एक छिछला सागर तो है, परंतु ये विस्तृत सागर है। हालांकि इसको हम लेगून ही कहेंगे। तो किसी द्वीप के चारों ओर या किसी जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में इस एटोल का निर्माण होता है। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए आप। तो दोस्तों, ये तो थे प्रवाल भित्तियों के प्रमुख प्रकार, जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार हमने पढ़े, यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल। अब देखते हैं प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई और मरे और डेली ने किस तरह से अपने सिद्धांतों के अनुसार इनकी उत्पत्ति को प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले देखते हैं प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। मरे ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था स्थिर स्थल सिद्धांत। तो देखते हैं मरे ने प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से तर्क दिए अपने सिद्धांत के पक्ष में। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित मरे ने स्थिर स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1880 में किया। मरे ने बताया कि प्रवाल 30 फेदम अर्थात 180 फीट की गहराई तक पनप सकते हैं। सागर तल तथा स्थल स्थिर होते हैं, जो कि हमें मरे के स्थिर स्थल सिद्धांत से पता चलता है। सागर तल तथा स्थल स्थिर होते हैं, ऐसा मरे का मानना है। सागर तल के नीचे अनेक अंतः सागरीय चबूतरे, ज्वालामुखी शिखर, द्वीप आदि होते हैं, जिनके ऊपर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। 30 पेदम की गहराई प्राप्त हो जाने पर प्रवाल अपना घरौंदा यानी कि अपनी कॉलोनीज बनाना प्रारंभ कर देते हैं तथा प्रारंभ में तटीय प्रवाल का निर्माण होता है। तटीय प्रवाल में निरंतर विकास के कारण अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। स्थल तथा प्रवाल भित्ति के बीच के भाग के घुल जाने के कारण लेगून का निर्माण होता है। अंतः सागरीय चबूतरों के शीर्ष पर प्रवाल के चारों ओर विकास के कारण एटोल का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये था मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, जिसके अनुसार उन्होंने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति को समझाया, परंतु उनका सिद्धांत हालांकि अच्छा है, लेकिन उसकी कुछ मुख्य आलोचनाएं की जा सकती है। इन आलोचनाओं में हमने कुछ बिंदु लिए हैं, जैसे कि अगर बात करें मरे के स्थिर स्थल सिद्धांत की, तो मरे के अनुसार प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए अनेक
अंतःसागरीय शिखर तथा चबूतरे होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं, मरे ने एक ही स्थान पर 30 फेदम की गहराई तक अपवर्तन तथा निक्षेप की दो परस्पर विरोधी सक्रिय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो अपवर्तन और एक तरफ निक्षेपण दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। यानी कि किसी जगह पर अगर अपवर्तन होगा तो वहाँ पर निक्षेपण कैसे हो सकता है। तो इस आधार पर भी मरे के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। मरे ने लैंगून का निर्माण प्रवाल भित्ति तथा स्थल के बीच के भाग के घुल जाने से बताया है। यह मत भी भ्रामक है, क्योंकि यदि घुलन क्रिया इतनी सक्रिय है तो इससे अंतःसागरीय चबूतरों पर स्थित फेलेजिक जमाव भी घुल सकता है। यदि स्थल स्थिर है तो लैंगून जमाव द्वारा भर जाएगी और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मरे के अनुसार प्रवाल की गहराई 30 फेदम यानी कि 180 फीट से अधिक नहीं हो सकती, परंतु इससे अधिक गहराई पर भी प्रवाल मिलते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के आधार पर मरे के स्थिर स्थल सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। आशा करता हूँ मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेली ने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो देखते हैं डेली ने अपने सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित डेली ने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में उस समय किया जब उनका यह विश्वास हो गया कि सागरों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्लीस्टोसीन हिमकाल के बाद ही हुआ। प्लीस्टोसीन हिमकाल के समय सागरीय जल के हिम में बदल जाने के कारण सागर तल में 33 से 38 फेदम तक का अवनयन का मतलब कमी हो गई। सागरीय जल के तापमान में कमी के कारण जो भी प्रवाल थे वे मर गए। सागर तल में कमी के कारण महाद्वीपीय तटों तथा द्वीपों के सहारे अपरदित चबूतरों तथा सोपानों का निर्माण हुआ। हिमकाल के खत्म यानी कि अवसान हो जाने के बाद हिम के जल में बदल जाने के कारण सागर तल पुनः 33 से 38 फेदम तक ऊपर उठ गया। परिणाम स्वरूप अपरदित चबूतरे 38 फेदम की गहराई तक डूब गए। जो प्रवाल बचे रह गए वे तथा नए प्रवाल जलमग्न संकरे चबूतरों पर अपना घरौंदा यानी कि कॉलोनीज बनाने लगे, जिस कारण तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। चौड़े चबूतरों पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। एटोल का निर्माण अंतःसागरीय पठारों के ऊपर हुआ। प्रवाल भित्ति तथा स्थल के मध्य समान गहराई वाले लैंगून का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, ये था डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेली ने माना कि हिमकाल में जो महासागर की तली है वो 33 से 38 फेदम कम हो गई थी, और जब हिमकाल खत्म हुआ, हिमकाल समाप्त हुआ, तो वापस जो सागर है, महासागर है, उनका हिम पिघलने के कारण वापस महासागर अपनी पुनः स्थिति में आ गए, अर्थात 33 से 38 फेदम तक वापस ऊपर उठ गए, जो कि पहले नीचे हो गए थे या उनका अवनयन हो गया था। दोस्तों, डेली के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। तो देखते हैं किन किन बातों के आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार
सभी लैगून की गहराई समान होनी चाहिए, परंतु डेविस महोदय ने बताया कि सभी लैगून की गहराई भिन्न भिन्न होती है और एक ही लैगून के बीच विभिन्न भागों में भी गहराई में अंतर होता है। कहीं कहीं पर यह गहराई 20 से 600 फीट तक पाई जाती है। यदि हिमकाल के समय 33 से 38 फैथम तक सभी सागरीय भागों का अपरदन हो गया तो तट तथा प्रवाल भित्तियों के बीच द्वीप नहीं मिलने चाहिए, परंतु ऐसे द्वीप मिलते हैं, जो कि डेली का जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है वो यहाँ पर सही साबित नहीं होता। यदि सागर तल में अवनयन होता तो तटों तथा द्वीपीय किनारों पर क्लिप का निर्माण होता, जिन्हें इस समय भी दिखाई देना चाहिए था, परंतु ये क्लिप नहीं दिखाई देते हैं। उस समय प्रवाल भित्तियों के कारण ही तटों पर क्लिप नहीं बन पाए होंगे। तो इन आधारों पर जो डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है उनकी आलोचना की जाती है, परंतु फिर भी मरे व डेली के सिद्धांत प्रवालों की उत्पत्ति को समझाने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं दोनों के। दोस्तों, तो इस एक ही वीडियो में हमने प्रवालों से संबंधित संपूर्ण जानकारी अच्छे से जान ली है और ये जो भी वीडियो है ये मैंने नोट्स फॉर्म में बनाया है, ताकि आप या तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन नोट्स को कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इन नोट्सों को लिख सकते हो। दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विशेष रूप से बीए में यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए बीए वाले विद्यार्थी इस वीडियो पर मुख्य रूप से ध्यान दें। आशा करता हूँ आपको प्रवाल भित्तियों से संबंधित और उनकी उत्पत्ति से संबंधित यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने प्रवाल भित्तियों, प्रवाल विरंजन और प्रवालों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, प्रवालों का विनाश कैसे होता है, विरंजन कैसे होता है और प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति तथा प्रवाल भित्तियों के प्रकार आदि के बारे में जाना। अगला वीडियो हम फिर समुद्र विज्ञान पर ही लेकर आएंगे। हो सकता है अगला वीडियो महासागरीय धाराओं पर हो, परंतु यह अभी सस्पेंस है कि किस बिंदु पर अगला वीडियो आना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। वीडियो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आपको इसी तरह से नोट्स बने हुए मिलेंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, सुनिए। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए जानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।